अस्सलाम वालेकुम। हम मोमिन खान मोमिन की गज़ल पढ़ रहे थे। 4 शेर हो चुके थे, 5वां शेर हम अब शुरू करेंगे। 5वां शेर है, बेरोए मिसले अब्र ना निकला गुबारे दिल, बेरोए मिसले अब्र ना निकला गुबारे दिल, कहते थे उनको बर के तबस्सुम हंसी से हम। अब यहाँ पर क्या कहता है शायर, यहाँ पे कहता है बेरोए मतलब बगैर रोए, मिसल कहते हैं मानिंद को, की तरह, ना निकला गुबारे दिल। देखिए यहां पर शायर कहता है बेरोए बगैर रोए, मिसले अब्र कहते हैं बादल को, मिसल कहते हैं मानिंद को, ना निकला नहीं निकला गुबारे दिल का बोझ। पहली लाइन को समझे, बगैर रोए दिल का बोझ नहीं हल्का हुआ। समझ आई इतनी बात। दूसरी बात वो क्या कहता है, कहते थे उनको बर के तबस्सुम हंसी से हम, कहते थे उनको से मुराद कौन है, महबूब। बर के तबस्सुम, बर्क कहते हैं बिजली को, तबस्सुम मतलब मुस्कुराहट, हंसी, बर के तबस्सुम हंसी से हम हंसी से का मतलब क्या है, मजाकन, हम मजाकन मेरे महबूब को। आशिक क्या कहता है, आशिक ये कहता है कि मैं अपने महबूब को मजाकन, जब वो मुस्कुराता था तो ऐसे कहता था कि मेरा महबूब जब मुस्कुराता है तो ऐसे में ऐसा मालूम होता है जैसे बिजली चमक गई हो। इतनी बात समझे। मफहूम अगर हम देखें, मैं मजाकन महबूब की हंसी को बिजली कहा करता था, फिर एक दिन बादल की तरह रोए बगैर दिल हल्का ना हुआ। देखें आशिक कौन हुआ करते हैं, आशिक हमेशा महबूब का दीदार करने का ख्वाहिशमंद होता है, और जब दीदार होता है तो आंखों में अजीब चमक आ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस ऊपर नीचे हो जाता है, चेहरे के इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ये है आशिक, ठीक है। रंग कभी पीला पड़ रहा है, कभी लाल पड़ रहा है, यानी इस तरह की कैफियत आशिक पर तारी हो जाती है, सिर्फ महबूब के अलावा उसे और कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। आशिक यहां पर क्या बात कर रहा है कि जब मैं अपने महबूब को देखा करता था, जब इश्क में मुब्तला नहीं हुआ था, जब मैं उसे देखता था तो उसकी मुस्कुराहट को हंसी मजाक में मजाकन ये कह देता था कि ये तो ऐसे हंसता है जैसे बिजली चमक रही हो। एक दिन फिर क्या हुआ कि वो मुस्कुरा रहा था और वो कैफियत मेरे दिल में उतर गई और मैं उसके इश्क में मुब्तला हो गया। जब उसके इश्क में मुब्तला हुआ तो जिस तरह से मैं उसकी हंसी को ऐसे कहा करता था मजाकन के जैसे बादल चमक रहे हो, बिजली चमक रही हो। जब मुझे उससे इश्क हुआ, मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा, मुझे उससे इश्क हुआ, तो मैं जब उसके इश्क में गिरफ्तार हुआ, मैंने जाकर उससे इश्क मोहब्बत का हाल बयान किया। लेकिन मेरे महबूब ने, क्योंकि वो महबूब था, मिजाजन वो अना उसमें थी, तकब्बुर था, गरूर था, खुद को बहुत कुछ समझता था, कदम रुक रुक के उठते हैं, कमर बल खाई जाती है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। तो उसके अंदर गरूर अना तकब्बुर भरा हुआ था। जब उसे मालूम हुआ कि ये मुझसे इश्क में मुब्तला हो गया है तो उसने मुझे सताना शुरू कर दिया, मुझे किसी भी खातिर में नहीं लेके आया, मुझे इग्नोर किया, मुझ पर मजालिम ढाए, मुझ पर जुल्म और सितम किए। फिर वही हुआ जो हुआ करता है, जैसे बादल चमकने के बाद हमेशा बारिश हुआ करती है, ऐसे ही जब वो मुस्कुरा रहा था उसकी बिजली मेरे दिल पर गिरी और मैं उसके इश्क में मुब्तला हो गया। और जिस तरह बिजली चमकने के बाद बारिश हुआ करती है, इसी तरीके से जब मुझे उससे इश्क हुआ तो आशिक की आंखों से भी पानी बरसता है और रोए बगैर उसका दिल हल्का नहीं होता। उसी कैफियत को आशिक बयान कर रहा है कि मुझे मेरे महबूब से मोहब्बत हुई, उसकी हंसी बिजली की तरह मेरे दिल पर गिरी और मुझे उससे इश्क हो गया, मैं उसके इश्क में मुब्तला हुआ। महबूब ने मुझे कोई इल्तफात की नजर से नहीं देखा, मोहब्बत की नजर से नहीं देखा, मुझे कदर की निगाह से नहीं देखा, मुझे इग्नोर किया, मुझ पे मजालिम ढाए। फिर वही हुआ जो बादल चमकने के बाद, बिजली चमकने के बाद बारिश हुआ करती है। इसी तरीके से आशिक जब इश्क में मुब्तला होता है तो उसकी आंखों से बरसात होती है, बारिश होती है, जिस तरह से बादल से बरसात हुआ करती है। यही मफहूम जो है वो शायर ने बयान करने की कोशिश की है। अगर हम हवाला जाती शेर की तरफ आते हैं तो यहां पर है, वो हंस पड़े तो कई दर्द टाल देता है, वो हंस पड़े तो कई दर्द टाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है।
अगर हम एक और शेर की तरफ आए, वो हंसते हैं तो कहता हूं मैं यारब, वो हंसते हैं तो कहता हूं मैं यारब, ये बिजली देखिए गिरती कहां है। और एक और शेर की तरफ आए, उसके हंसने की कैफियत तौबा, उसके हंसने की कैफियत तौबा, जैसे बिजली चमक चमक जाए। ये था शेर नंबर 5। अब हम शेर नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्या गुल खिलेगा देखिए है फसले गुल तो दूर, क्या गुल खिलेगा देखिए है फसले गुल तो दूर, और सूए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। देखें यहां पर शायर क्या बयान करना चाह रहा है। यह कहता है क्या गुल खिलेगा, गुल खिलना, गुल कहते हैं फूल को, लेकिन गुल खिलना किसे कहते हैं, यहां पर शायर ने किस मानों में इस्तेमाल किया है, क्या अनोखी बात होगी, क्या गुल खिलेगा, क्या नई बात होगी, शायर इसकी तरफ इशारा करेगा। देखिए फसले गुल तो दूर है, बाहर का मौसम तो दूर है, क्या नई बात होती है, और सूए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। सूए दश्त कहते हैं जंगल की तरफ, सहरा की तरफ भागते हैं कुछ अभी से हम, यानी वक्त से पहले ही हम दश्त की तरफ, सहरा की तरफ भाग रहे हैं, जाने क्या होगा। अगर हम इसके मफहूम की तरफ आते हैं, मफहूम की तरफ आते हैं तो यहां पर शायर क्या कहता है, अब के मौसम बहार में मालूम नहीं आलम जुनू क्या होगा, बहार अभी दूर है और मैं दश्त की तरफ भाग रहा हूं। अब यहां पर एक बात को समझिए, जब आशिक मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, तो उसकी कैफियत बदल जाती है, उसका अंदाज बदल जाता है। जिस तरह मजनू, मजनू का आपने नाम सुना होगा, वो लैला के इश्क में गिरफ्तार हुआ था, उसका असल नाम था कैस, बनु आमिर कबीले का शहजादा था। जब लैला के इश्क में गिरफ्तार हुआ तो अपनी रियासत को ठोकर मार दी, रेगिस्तानों की खाक छानी, गिरेबान चाक कर लिया, पाँव में जूती नहीं है, कई दिन से कपड़े नहीं बदले, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, मुंह से राल टपक रही है। ये हो गई थी कैफियत एक आशिक की। इश्क में मुब्तला होने के बाद एक शहजादे की कैफियत ऐसी हो गई थी इश्क में मुब्तला जब हुआ था। अब यहां पर वो क्या बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है, देखिए हर चीज का एक मौसम हुआ करता है। जैसे मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपको देता हूं। भंवरा, भंवरा क्या होता है, ये फूल पर आता है, हमेशा फूल पर आता है। और फूल पर कब आता है, जब बहार का मौसम होता है, फूल खिले होते हैं, आबो ताब के साथ, जवानी आई हुई होती है, उनपे खुशबू बखेर रहे होते हैं, उस वक्त भंवरा फूल पर आता है। इश्क फूल से होता है, लेकिन कैफियत कब इश्क की तारी होती है, जब बहार का मौसम होता है, फूल खिला होता है, खुशबू फैल रही होती है, उस वक्त ये फूल पर आता है। अगर परवाने की तरफ आए, ये क्या है, शम्मा, शम्मा का आशिक का वो कौन है, परवाना। परवाना शम्मा पे कब आता है, शम्मा पर आकर अपने आप को फना कर लेता है परवाना, लेकिन कब आता है, बुझी हुई मोमबत्ती, बुझी हुई शम्मा पर कभी नहीं आता। जब शम्मा जल रही होती है तब उसका आशिक होता है, तब उस पर आता है, यानी खास वक्त है। भंवरे का फूल पर आने का भी खास वक्त है, परवाने का शम्मा पर आने का भी खास वक्त है। और एक और मिसाल ले ले, चकोर। चकोर, चकोर कौन है, ये चांद का दीवाना होता है, चांद का दीवाना होता है, लेकिन आमतौर पर चांद की तरफ सफर नहीं करता। जब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ऐसे करते करते तारीखें बढ़ती हैं और 14 तारीख आती है, तो ये दीवाना हो जाता है चांद के इश्क में और चांद की तरफ सफर शुरू कर देता है। ये चकोर चांद की तरफ सफर शुरू कर देता है। जो चकोर आजाद है वो चांद की तरफ सफर करना शुरू कर देते हैं, चांद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं उसके इश्क में, लेकिन उसमें नाकाम होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है चांद पर नहीं पहुंच पाते, जो उनके पर होते हैं वो हरकत करना बंद कर देते हैं और वो नीचे आकर गिरकर अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। और जो चकोर पिंजरे में कैद होते हैं, वो 14 तारीख जब आती है तो अपने आप को चांद को देख देख कर उस पर पहुंचने की कोशिश में अपने आप को पिंजरे से टकरा टकरा कर लहू लोहान कर देते हैं। ये है इश्क। तो चकोर भी कब इस पर कैफियत तारी हुई, जब 14 तारीख आई। परवाने पे कब कैफियत तारी हुई, जब शम्मा जल रही थी। भंवरा कब फूल पर आया, जब बाहर का मौसम था। इसी तरह से आशिक भी महबूब से मोहब्बत करता है, लेकिन एक खास कैफियत होती है जब वो उसके इश्क में बहुत ज्यादा दीवानावार हो जाता है। जब वो किसी नमाजी के सामने से भी गुजर जाए तो उसको पता नहीं चलता कि मैं नमाजी के सामने से गुजर गया, और नमाजी के सामने से गुजरने में कितना
गुना है। ये कैफियत जो है वो शायर बयान कर रहा है। वो कहता है क्या गुल खिलेगा, क्या अनोखी बात होगी, है फसले गुल तो दूर, अभी बाहर का मौसम तो दूर है, मुझ पर इश्क अभी से तारी हो रहा है, और सुए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। जब आशिक दीवाना वार होता है, जब आशिक पर दीवानगी छाती है, तो वो हमेशा बेअबान की तरफ भागता है, दश्त की तरफ भागता है, सहरा की तरफ भागता है, लोगों को छोड़ देता है और अकेला तन्हा होने की कोशिश करता है, दुनिया से दूर परे महबूब के इश्क में खुद को फिराता है। अब यहां पर क्या बात कर रहा है शायर? शायर ये कहता है अब क्या अनोखी बात होगी, अभी बाहर का मौसम दूर है, जब बाहर का मौसम आता है, रंगीनी होती है, महबूब और आशिक मिलते हैं, फूल खिले हुए होते हैं। ऐसे में जब आशिक देखता है किसी महबूब को किसी आशिक के साथ फूलों को खिले हुए, तो उससे यह मंजर बर्दाश्त नहीं होता, उसे अपना महबूब याद आ जाता है और वो सहरा का रुख कर लेता है। लेकिन यहां पर कैफियत कुछ और है। आशिक ये बात कर रहा है कि अभी तो बाहर का मौसम भी दूर है, लेकिन मुझ पर इश्क तारी हो चुका है और मैं दश्त की तरफ भाग रहा हूं, पता नहीं क्या अनोखी बात होने वाली है। शेर, अगर हम शेर की तरफ आते हैं तो यहां पर देखिए, शेर देखें, अब के जुनू में फासला शायद ना कुछ रहे, अब के जुनू में फासला शायद ना कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबां के चाक में। एक और शेर की तरफ अगर हम आए, कुछ करो फिक्र मुझ दीवाने की, कुछ करो फिक्र मुझ दीवाने की, धूम है फिर बाहर आने की। एक और शेर देखिए, जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, सहने गुल छोड़ गया दिल मेरा पागल निकला। यह था शेर नंबर 6। अगर हम शेर नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं, ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल ले, ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल ले, मोमिन न हो जो रब्त रखे बिदअती से हम। ये देखें, ये जो मैंने आपको स्केच बताया है, देखिए पूरी गजल का मफहूम दो तरह से आपने लेके जाना है, आशिक और महबूब के हवाले से, और दूसरा मैंने आपको बताया था फजले हक खैर आबादी मोमिन के दोस्त थे, शतरंज खेल रहे थे। जब ये शतरंज खेल रहे होते थे तो इनमें इल्मी मुनाजरे भी हुआ करते थे। उस दिन भी इल्मी मुनाजरा हो रहा था। फजले हक खैर आबादी आरजू जो मोमिन के दोस्त थे, शतरंज खेल रहे थे, किसी एक मौजू पर बहस हुई, इन्होंने शाह इस्माइल के सामने कोई सवाल रखा जिसका जवाब फौरन देना था। शाह इस्माइल शहीद कौन थे? मोमिन के जो है पीरो मुर्शिद थे। जब फजले हक खैराबादी आरजू ने शाह इस्माइल शहीद से कोई सवाल किया, इन्होंने वक्त तलब किया कि मैं इसका फौरी जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो फजले हक खैराबादी ने मोमिन जो इनके दोस्त थे इनसे बात की, बस क्या कहा, बस जवाब दे दिया आपके पीर साहब ने, अगर जवाब देना होता तो अभी देते। मोमिन को गुस्सा आया क्योंकि उनके पीरो मुर्शिद की उन्होंने बेइज्जती की थी। उन्होंने शतरंज उलट दी और ये कहकर निकले कि ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल ले, ये कहकर वो वहां से चलते बने। तो आपने हर शेर के अंदर दो पहलू बयान करने हैं, आशिक और महबूब का, और मोमिन की दोस्ती के हवाले से भी आप ये हर शेर के अंदर तशरीह करेंगे। और ये आखिरी शेर जो है ये खास तौर पर इसी हवाले से है जो मोमिन की फजले हक खैराबादी आरजू के साथ दोस्ती थी। वो कहता है ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल ले, यहां पर यानी अगर मेरे दिल ने मेरे दोस्त फजले हक खैराबादी आरजू का जिक्र भी किया, उसको याद भी किया, तो मैं अपने सीने से अपने दिल को निकाल लूंगा। मोमिन ना हो, अब मेरा नाम मोमिन नहीं होगा अगर क्या है जो रब्त रखे बिदअती से हम, अगर मैं ताल्लुक रखूं। बिदअती कहते हैं दीन में इजाफा करने वाले को, दीन में नई बात करने वाले को, लेकिन यहां पर किसी और मानों में इन्होंने बिदअती को इस्तेमाल किया है। यानी दोस्ती के भी तकाजे हुआ करते हैं। दोस्ती के तकाजे क्या हैं कि एक दोस्त का जो दूसरा दोस्त है, अगर उसका कोई दोस्त है तो दोस्त की ये जिम्मेदारी है कि वो उसका भी एहतराम करे। अगर कोई उसका पीरो मुर्शिद है तो उसका भी एहतराम करे, जो कि फजले हक खैराबादी ने नहीं किया। तो इसका मतलब है उन्होंने असूल व ज़वाबित जो दोस्ती के हैं उनको पूरा नहीं किया, इसलिए मोमिन ने उनको बिदअती के नाम से पुकारा है। मोमिन यहां पर क्या कहते हैं कि ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल ले, अगर मेरे दिल ने फजले हक खैराबादी आरजू का जिक्र भी किया तो मैं अपने दिल को अपने सीने से निकाल दूंगा। मोमिन ना हो जो रब्त रखे बिदअती से हम, मैं बिदअती से ताल्लुक रखने वाला नहीं हूं, मैं ऐसे इंसान से ताल्लुक रखने वाला नहीं हूं जो मेरे पीरो मुर्शिद की इज्जत एहतराम ना करे। यह आखिरी शेर है और आखिरी शेर इम्तहान में नहीं आया करता।
लेकिन मैं आपको इस हवाले से फिर भी एक शेर सुना देता हूं। आरजू को संभाल रखा है, आरजू को संभाल रखा है, सांप सीने में पाल रखा है, मुझसे लड़ता था दुश्मनों की तरह, दिल को घर से निकाल रखा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।